हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे अंडरग्राउंड केबल के बारे में, और इसे यूजी केबल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो यूजी केबल्स और अंडरग्राउंड केबल्स दोनों ही एक टॉपिक होते हैं। इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। टॉपिक बहुत ज़्यादा हमारा लेंदी होता है, तो इसको हम लोग डीप स्टडी करेंगे, जिसमें हमारे कई सारे आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे यूजी केबल्स या फिर अंडरग्राउंड केबल के ऊपर। ठीक है, तो जिसमें ये सबसे पहला हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट रहने वाला है। राइट। तो इस टॉपिक में हम लोग कई सारे सब टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं टेबल ऑफ कंटेंट हमारा क्या रहेगा। सबसे पहले हम लोग समझेंगे मेथड ऑफ पावर ट्रांसमिशन के बारे में, कि ऐसे कौन कौन से मेथड है जिनसे हम लोग पावर को ट्रांसमिशन कर सकते हैं पावर का। फिर समझेंगे हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड केबल के बारे में। फिर समझेंगे टाइप्स ऑफ केबल ऑन द बेसिस ऑफ रेट वोल्टेज रेटिंग, मतलब कि अंडरग्राउंड केबल का ही हम लोग टाइप्स समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज रेटिंग। ठीक है, फिर समझेंगे डिफरेंस बिटवीन अंडरग्राउंड केबल एंड ओवर हेड केबल्स के बारे में। अंडरग्राउंड केबल्स और ओवरहेड केबल्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है हमारा। फिर डिजायर्ड उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे, कि उनके जो आप अंडरग्राउंड केबल आप बिछाना चाहते हो, तो उनके इंसुलेशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और भी अगर कोई हमारा सब टॉपिक बचता है, तो उसके बाद में हम उन सब टॉपिक्स को यहाँ पे धीमे धीमे क्लियर करते हुए चलेंगे। तो चलिए अपने आज के पहले टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, मेथड ऑफ पावर ट्रांसमिशन। फिर देन अगली वीडियो में हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड केबल के बारे में बात करेंगे। तो मेथड ऑफ पावर ट्रांसमिशन के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, अगर पावर को ए प्लेस से बी प्लेस में अगर आप ले जाना चाहते हो, तो उसके कितने तरीके होते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। इसके दो तरीके आपको देखने को मिल जाते हैं। पहला होता है अंडरग्राउंड मेथड, दूसरा होता है ओवरहेड मेथड। अंडरग्राउंड मेथड में क्या करते हैं, देखो सबसे कॉमन सी एक चीज आपको समझा देता हूँ। ए प्लेस से अगर आप बी प्लेस में पावर को ट्रांसमिट करना चाहते हो, तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी, कंडक्टर की जरूरत पड़ेगी। कंडक्टर की आपको जरूरत पड़ेगी। आप कंडक्टर के थ्रू ही ए प्लेस से बी प्लेस में आप पावर को ट्रांसमिट कर सकते हो। अब ये कंडक्टर आपके कहाँ पे हैंग कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे ले कर रहे हैं, वहां उसके बिहाफ पे हम इसको बांट देते हैं। अगर कंडक्टर को हमने जमीन में गड्ढा खोद करके उनमें फिक्स कर दिया है, गड्ढे में फिक्स कर दिया है, गड्ढे में रख दिया है, तो उसको हम लोग कहेंगे अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन मेथड। अगर उन्हीं कंडक्टर्स को, इसी कंडक्टर को अगर हमने टावर्स को इंस्टॉल करके उस पे हमने हैंग किया हुआ है, तो इसको कहेंगे ओवरहेड। मतलब कि आपका अगर कोई इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ है, एक इंसान खड़ा हुआ है, उसके ऊपर से जा रही, ओवरहेड मतलब ऊपर से जा रही, तो ओवरहेड ट्रांसमिशन कहेंगे। ठीक है, तो पावर को एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसमिट करने के दो मेथड होते हैं, अंडरग्राउंड मेथड और दूसरा होता है ओवरहेड मेथड। आई होप कितना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी डेफिनेशन पे हम बात कर लेते हैं, जो कि हमारे बुकिश लैंग्वेज थोड़ी हो जाती है। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस क्या होती हैं, वो ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं जिनमें हम लोग, जिनका हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में करते हैं। मतलब कि अगर ए और बी के बीच की दूरी काफी ज्यादा है, ठीक है, जैसे कि 500 किलोमीटर की है दूरी, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का यूज करेंगे। तो अंडरग्राउंड का कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे हमारी कम डिस्टेंस होती है, मतलब 50 किलोमीटर की होगी रेंज, तो वहां पे हम लोग, या फिर इससे थोड़ी सी ज्यादा भी होगी रेंज, तो भी हम लोग अंडरग्राउंड केबल का यूज कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा अगर हमारी रेंज है, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, ओवर हेड ट्रांसमिशन का यूज करते हैं। तो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है, ये वो लाइंस होती हैं जिनमें हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर का ट्रांसमिशन करते हैं। इनका मेनली हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, वो लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए हम लोग इनका मेनली यूज करते हैं। ठीक है, और इनमें क्या होता है कि जो कंडक्टर होता है, वो कंडक्टर कैसा होता है, बेयर कंडक्टर होता है। मतलब कि उसमें किसी भी तरीके का इंसुलेशन नहीं चढ़ा होता है। यहाँ पे आप देखोगे, आपने देखा होगा कि जब आप ट्रेन वगैरह से सफर कर रहे होते हो, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो टॉवर्स वगैरह होते हैं, उनमें ये कंडक्टर लगे होते हैं इस तरीके से, और वो बेयर कंडक्टर होते हैं, मतलब किसी भी तरीके का उनमें इंसुलेशन नहीं चढ़ा होता है। तो यही चीज है कि ओवरहेड ट्रांसमिशन में किसी भी तरीके का बेयर वायर, सभी वायर्स जो होते हैं वो बेयर होते हैं, मतलब कि किसी तरीके का इंसुलेशन उनमें नहीं चढ़ा होता है। और ये जो कंडक्टर्स होते हैं, मतलब कि तो ये किस में होते हैं हमारे,
टॉवर्स में माउंट किए जाते हैं। तो टॉवर्स और यूटिलिटी पोल्स में हमारे हैंग किए जाते हैं। तो ओवरहेड ट्रांसमिशन का एक छोटा सा समझ लेना ओवरव्यू। ओवरहेड ट्रांसमिशन क्या होता है कि इसमें ये हमारा ट्रांसमिशन मेथड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए वर्किंग में होता है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस में पावर को ट्रांसमिट करना चाहते हो तो इस मेथड का यूज करेंगे, और इस मेथड में हमारे बेयर वायर्स का यूज किया जाता है, किसी भी तरीके का इंसुलेशन नहीं होता। और ये वाले जो वायर्स होते हैं वो हमारे टॉवर्स या फिर पोल में हमारे हैंग किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ओवरहेड ट्रांसमिशन के बारे में। अब इसके समझ लेते हैं एडवांटेजेस क्या होता है और डिसएडवांटेजेस क्या होता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो एडवांटेज में सबसे पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पे देखो, पहला ही पॉइंट आपको मेंशन किया गया है कि लोअर इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। जो ओवरहेड ट्रांसमिशन होती है उसमें लोअर इंस्टॉलेशन कॉस्ट आपको देखने को मिल जाती है। मतलब कि जो इनिशियल कॉस्ट होती है, प्रारंभिक जो कॉस्ट होती है, इनिशियल कॉस्ट जिसको आप कहते हो, इनिशियल कॉस्ट काफी कम होती है। मतलब देखो, अगर आप ओवरहेड ट्रांसमिशन करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, एक पोल आपने इंस्टॉल किया, उसमें से आपने क्या किया, इस तरीके से कंडक्टर को, बेयर कंडक्टर को हैंग किया और ले गए, आप ए से बी तक की आप लेके चले गए। लेकिन अगर आप अंडरग्राउंड को आप करना चाहते हो इंस्टॉल, अंडरग्राउंड मेथड को इंस्टॉल करना चाहते हो, तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, गड्ढा खोदना पड़ेगा। अगर मान लो ए से बी तक की आपकी 500 किलोमीटर की रेंज है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, 500 किलोमीटर तक की आपको गड्ढा ऐसे खोदना पड़ेगा। गड्ढा खोदने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, वायर को इंस्टॉल करना पड़ेगा, और फिर वायर के साथ में इस गड्ढे में और भी कई सारे आपको चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि साइड में देख सकते हो फट्टे से लगे हुए हैं लकड़ी के, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इन सब में भी आपकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लगती है। साथ में आप देखोगे यहाँ पे बेयर कंडक्टर हमने यूज़ किया हुआ, किसी भी तरीके का इंसुलेशन नहीं है। अभी यहाँ पे देखोगे आपके इंसुलेटेड कंडक्टर्स आपको यूज़ कर रहे हो, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे बेयर कंडक्टर आपने डाल दिए तो वो ग्राउंड के कांटेक्ट में आ जाएगा, और फिर क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी हमारी वहीं कंज्यूम हो जाएगी, किसी भी तरीके की इलेक्ट्रिसिटी बी पॉइंट पे पहुंचेगी ही नहीं। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ता है, इंसुलेशन का यूज करना पड़ता है। अब इंसुलेशन का यूज कर तो रहे हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से इंसुलेशन का यूज करेंगे। एक लेयर का नहीं, हम लोग 6 लेयर का यहाँ पे यूज करते हैं इंसुलेशन का। तो आप देखोगे कि जहाँ पे हमने बेयर कंडक्टर यूज किया, वहां पे हम यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इंसुलेशन कंडक्टर का यूज कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली क्या है, कॉस्ट हमारी बढ़ गई। गड्ढा आपको खोदना पड़ रहा है, उसकी कॉस्ट बढ़ गई। गड्ढे के साथ में आपने ये लकड़ियों का स्ट्रक्चर बनाया, इसकी कॉस्ट बढ़ गई, इंसुलेशन की कॉस्ट बढ़ गई। तो इस तरीके से आप देखोगे कि जो आपकी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें वो आपकी लो इंस्टॉलेशन कॉस्ट और में आपको देखने को मिलती है। मतलब उसकी इनिशियल कॉस्ट क्या होती है, अंडरग्राउंड के कंपैरेटिवली कम होती है। और इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपको कम देखने को मिलती है। कैसे, अगर आपका यहाँ पे मान लो आंधी तूफान में या फिर कोई भी रीजन की वजह से यहाँ से कंडक्टर आपका टूट गया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से आप सप्लाई को ऑफ करोगे और यहाँ पर इस कंडक्टर को इसके साथ जंपर के थ्रू कांटेक्ट में ले आओगे। लेकिन अगर इन द केस, अगर अंडरग्राउंड केबल में आपके किसी भी तरीके का फॉल्ट आता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस गड्ढे को वापस ओपन करना पड़ेगा। वापस से ओपन करोगे और फिर क्या करोगे, फॉल्ट एनालिसिस करोगे। तो ये काफी ज्यादा दिक्कत कर जाता है। मान लो इस जगह पे फॉल्ट है, इस पॉइंट पे मान लो फॉल्ट है, तो इस पॉइंट को फाइंड करना काफी ज्यादा आपके लिए दिक्कत करता है। इस पॉइंट पे आपको फॉल्ट को पहले एनालिसिस करना है, फिर इस पॉइंट को आप ओपन करोगे, फॉल्ट को रिमूव करोगे, इंसुलेशन लगे होते हैं उनको वापस फिर से वैसा ही बनाओगे। तो ये चीजें थोड़ी सी आपके लिए यहाँ पे दिक्कत करती हैं अंडरग्राउंड केबल में। तो वही चीज है कि लो इंस्टॉलेशन आपको देखने को मिल गया, और क्या है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसमें कम होती है। दूसरा होता है इजियर इंस्पेक्शन और एंड रिपेयर। तो जनरल सी बात है कि अगर आप अंडरग्राउंड केबल में आपको फॉल्ट एनालिसिस करना है तो गड्ढे को खोदना पड़ेगा। गड्ढा खोदने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सारा आपको देखना पड़ेगा कि केबल में कहाँ पे फॉल्ट आया हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर फॉल्ट आया होगा तो वायर वगैरह टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो और यहीं पे क्या करने लगेगा, वायर हैंग करने लगेगा। अब वायर हैंग कर रहा है तो आप, जनरल सी बात है, अगर आप गश्त लगा रहे हो, गश्त लगाते समय में ही आप देख लोगे कि अच्छा यहाँ से वायर टूटा हुआ है, तो आप क्या करोगे, इसको इजीली रिपेयर कर सकते हो। तो ओवरहेड ट्रांसमिशन में एक एडवांटेज ये भी हो जाता है कि इजियर इंस्पेक्शन, और इंस्पेक्शन भी आसानी से कर सकते हो और आप इसे रिपेयर भी आसानी से कर सकते हो। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रांसमिशन किया जाता है। जनरल सी अभी तक की यही आपको समझाया कि इसका यूज हम लोग लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए करते हैं। हेड डिसिपेशन, डिसिपेशन मतलब कि क्या होता है कि हीट जो आते हैं, सॉरी हेड कह रहा हूँ, हीट डिसिपेशन आपके काफी अच्छी यहाँ पे देखने को मिल जाती है।
जो इसमें कंडक्टर्स वगैरह होते हैं, ये अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को किसी कंडक्टर से पास कराते हो तो इस कंडक्टर के अक्रॉस में क्या आ जाता है, हीट काफी ज्यादा आपके प्रोड्यूस होती है। अब ये जो कंडक्टर है ये आपका बेयर है और बेयर के साथ साथ में ये हवा के कांटेक्ट में है, तो काफी अच्छी हीट आपकी यहाँ पे डिसिपिएट हो जाती है, मतलब कि किसी भी तरीके की हीट प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। रिड्यूस मेंटेनेंस, जनरल सी बात है, अभी यहीं पे आपको मैंने बताया हुआ फर्स्ट पॉइंट में कि मेंटेनेंस कॉस्ट भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो मेंटेनेंस भी आपको ऑलमोस्ट कम ही हो जाता है, क्योंकि कहीं पे भी टूटा होता है तो वो आपको दूर से दिख जाएगा कि अच्छा यहाँ पे फॉल्ट है, और फॉल्ट को आप आसानी से रिमूव कर सकते हो। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं कि वेदर कि आपकी काफी ज्यादा इम्पैक्ट इसमें पड़ता है। अगर सर्दी है, गर्मी है, गर्मी होती है तो सैग आपका बढ़ जाता है वायर्स का। सर्दी आती है तो ऐसे में आपके जो बर्फ वगैरह होते हैं या फिर आपका मॉइस्चर होता है वो आपके कंडक्टर्स पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा होता है। तो वेदर का आपका जो इम्पैक्ट होता है वो आपके कंडक्टर पे डायरेक्ट पड़ रहा होता है, कंडक्टर के साथ साथ टॉवर में भी आपका इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। तो ठीक है, तो इसका डिसएडवांटेज यही है कि वेदर का डायरेक्ट आपका सिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। मतलब पॉल्यूशन का भी, विजुअल पॉल्यूशन, पॉल्यूशन का भी सेम यही है पॉइंट। ठीक है, पॉल्यूशन की वजह से भी कंडक्टर और टावर पे इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। सेफ्टी कंसर्न, नॉर्मल सी बात है कि अगर मान लो यहाँ पे कोई एक बंदा खड़ा हुआ है और ऊपर से वायर आकर के टूट करके इसके ऊपर गिर गया, तो सेफ्टी कंसर्न है। अब इसी केस में अगर आप मान लो यहाँ पे इंसुलेशन आपका लगा हुआ है, इंसुलेशन आपका ब्रेक डाउन भी हो गया, तो क्या है कि ब्रेक डाउन होने के बाद में जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो किसके कांटेक्ट में आएगी, अर्थ के कांटेक्ट में आएगी। तो यहाँ पे अगर कोई बंदा खड़ा भी होगा ना तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे सेफ्टी आपकी रहती है। यहाँ पे आपके साथ में सेफ्टी कंसर्न आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो सेफ्टी कंसर्न भी इसके साथ में आपको मिलता है। डैमेज फ्रॉम ट्रीज एंड व्हीकल्स। ठीक है, तो ट्रीज वगैरह कई बार आपने देखा होगा ट्रांसमिशन में क्या क्या होता है कि ट्रीज वगैरह बड़े हो जाते हैं बगल में, पेड़ वगैरह, और उनकी वजह से आपके जो ट्रांसमिशन लाइन वगैरह होती है वो डैमेज हो जाती है। तो ये भी एक कंसर्न आपके सामने देखने को मिलता है। इंटरफेरेंस विद कम्युनिकेशन सिस्टम। अब अगर आपने यहाँ पे मान लीजिए लैन केबल वगैरह बिछा रखी है इस टॉवर के कांटेक्ट में ले जा करके, इस तरीके से लैन केबल वगैरह बिछा रखी है, तो आपके जो कम्युनिकेशन केबल्स होंगे उनमें भी क्या होगा, इंटरफेरेंस वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। तो ये भी एक कंसर्न है आपके साथ में, मतलब डिसएडवांटेज होता है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस का। हायर मेंटेनेंस कॉस्ट। मतलब आप देखो कि थोड़ा सा कॉस्ट वगैरह भी इसमें आपको देखने को मिल जाती है। मतलब कि अगर आपका यहाँ पे जो कोरोजन वगैरह होता है वो अगर आपके टॉवर वगैरह में लग जाता है तो उसको रिमूव करने में आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल जाती है। वोल्टेज ड्रॉप का भी इसमें कॉज आपको देखने को मिल जाता है। वोल्टेज ड्रॉप एक्चुअली क्यों होता है, क्योंकि लॉन्ग ट्रांसमिशन आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो काफ़ी ज़्यादा दूरी पे ये यूज़ की जाती है, तो लॉन्ग ट्रांसमिशन यूज के वजह से आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ में इसमें क्या होता है कि इंडक्टिव इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। इंडक्टिव इम्पैक्ट का मतलब क्या है कि अगर आपके सिस्टम में इंडक्टेंस काफ़ी ज़्यादा है तो आपका क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो जाता है, वोल्टेज ड्रॉप आपका ज़्यादा हो जाता है। लेकिन इन द केस ऑफ द अंडरग्राउंड सिस्टम, इसमें क्या होता है कि जो कंडक्टर्स होते हैं, यहाँ पे देखोगे कंडक्टर्स जो हैं, ए कंडक्टर बी कंडक्टर एक दूसरे से क्या है, काफ़ी जुड़े हुए हैं। तो इस केस में क्या होता है कि ये एक कैपेसिटेंस का रोल प्ले करने लगते हैं। अब आप देखोगे कैपेसिटेंस जैसे आता है, मतलब लीडिंग पावर फैक्टर जैसे आता है सिस्टम में, तो जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो आपका काफ़ी कम होता है। तो इन द केस ऑफ द अंडरग्राउंड केबल्स, तो वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो आपका काफ़ी कम होगा। और इन द केस ऑफ द ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस, तो इसमें क्या होगा, आपका वोल्टेज ड्रॉप काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो ये आपका था ओवरहेड ट्रांसमिशन के बारे में, क्या होती है ओवरहेड ट्रांसमिशन और इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा बन रहा है, उसके लिए मैं सॉरी बोलूंगा। लेकिन एक्चुअली क्या है कि इसके बारे में बेस बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बेस आपका नहीं बनाऊंगा तो आपको ये जो टॉपिक है इस पे इंटरेस्ट आपका कम बनेगा, साथ ही में आपको ये टॉपिक थोड़ा सा समझ में कम आएगा। तो इसके लिए बेस बनाना बहुत जरूरी है। अब समझ लेते हैं अंडरग्राउंड केबल्स के बारे में। अंडरग्राउंड केबल्स क्या होती हैं। तो अ टाइप ऑफ केबल डिजाइन टू बी बरीड beneath द सरफेस ऑफ द ग्राउंड विद कन्विट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसी केबल, अंडरग्राउंड केबल किसको कहते हैं, एक ऐसी केबल होती है जिसको हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड में हम लोग क्या करते हैं, दबा करके रखते हैं।
और ये एक कंडक्ट पाइप में या फिर किसी ऐसे ही हम लोग ग्राउंड में दबा करके रखते हैं। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये ओवरहेड ट्रांसमिशन चल रहा है और यहाँ पे ये क्या है, अंडरग्राउंड, मतलब कि भूमि में हमने क्या किया है, ग्राउंड में दबा करके रखा हुआ है। ठीक है, इसके एडवांटेजेस समझ लेते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? इनहेंस सेफ्टी। जनरल सी बात है कि अगर यहाँ पे मान लो इंसुलेशन ब्रेक हो गया तो ये क्या है, ग्राउंड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा और किसी भी तरीके के यहाँ पे ह्यूमन को साथ में कोई कंसर्न नहीं देखने को आपको मिलेगा। तो आपकी जो सेफ्टी होती है वो आपके यहाँ पे इनहेंस हो जाती है और जो रिस्क होता है वो आपका रिड्यूस हो जाता है। इम्प्रूव रिलायबिलिटी। अब वो इम्प्रूव रिलायबिलिटी क्यों है? अगर मान लो आपका स्टॉर्म आता है या फिर लाइटनिंग वगैरह होती है, इन द केस ऑफ स्टॉर्म एंड लाइटनिंग, अगर कोई भी हमारी लाइटनिंग है वो डायरेक्ट आकर के हमारे ओवरहेड लाइन पे गिर गई और ओवरहेड लाइन हमारी टूट करके गिर गई, तो यहाँ पे सेफ्टी कंसर्न तो आया, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट क्या है कि इंटरप्शन भी आया। इंटरप्शन मतलब आगे की लाइन क्या हो गई, ब्रेक हो गई। तो यहाँ पे ये हमारा इतना इफेक्टिव नहीं है सिस्टम। इन अगर मैं बात करूं अंडरग्राउंड केबल्स की, तो यहाँ पे अगर मान लो लाइटनिंग है, स्टॉर्म है, तो वो सभी क्या है कि आउटर एटमॉस्फेयर पे है, किसी भी तरीके के अंडर एटमॉस्फेयर, मतलब कि ग्राउंड लेवल पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं। लाइटनिंग हो रही है तो भाई ऊपर होती रहो ना, नीचे से क्या मतलब है? अगर स्टॉर्म आ रहा है तो ऊपर ही आते रहो ना, नीचे से क्या इम्पैक्ट आपको पड़ रहा है? तो किसी भी तरीके का आपको इम्पैक्ट अंडरग्राउंड में नहीं देखने को मिलता है। तो इसीलिए इसकी जो रिलायबिलिटी होती है, मतलब भरोसेमंद जो आपका सिस्टम होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, मतलब आप देखोगे काफ़ी कम जगह में आपका अंडरग्राउंड सिस्टम आपका इंस्टॉल हो जाता है। और इन द केस ऑफ द ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको स्पेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, रिड्यूस इंटरफेरेंस, मतलब कि जो आपकी कम्युनिकेशन लाइंस वगैरह होती हैं, इस तरीके से कम्युनिकेशन लाइन जो टॉवर्स के थ्रू जा रही होती हैं उनमें किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं देखने को मिलता है। लॉन्गर लाइफ स्पैन। जनरल सी बात है कि अगर इस तरीके से बार बार ये लाइन टूटेगी या फिर इसमें वेदर का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें कंडक्टर में पड़ेगा, तो इसकी क्या होगी, लाइफ लॉन्ग जो होती है, लाइफ लॉन्ग जो होती है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पर इन केस ऑफ अंडरग्राउंड केबल्स की किसी जो लाइफ इसकी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि किसी भी तरीके का कंडक्टर हमारे वेदर के कांटेक्ट में नहीं है, साथ में इंसुलेशन प्रोवाइडेड है, इस वजह से इसकी जो लाइफ होती है वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाती है। लो रिस्क ऑफ फायर, मतलब कि आग आग लगने का भी काफ़ी कम खतरा है। जनरल सी बात है, अब तक तो आपको इस चीज़ समझ में आ गई होंगी कि कभी मान लो स्टॉर्म आ रहा है तो उसमें आपस में ये कंडक्टर मिल गए या फिर किसी भी तरीके का कपड़ा है या फिर मान लो ट्री का कोई हिस्सा है वो आकर के इसमें लग गया, या फिर पंछी या फिर किसी तरीके का जान, छोटे मोटे जैसे सांप वगैरह कई बार इसमें चढ़ जाते हैं, तो उस जगह में क्या होता है कि आग आग लगने के खतरे ज्यादा होते हैं। लेकिन इन द केस ऑफ अंडरग्राउंड केबल ऑल द इम्पैक्ट्स आर नेग्लेक्टेड। ठीक है, तो फायर्स वगैरह की आपको सेफ्टी मिल जाती है। रिड्यूस मेंटेनेंस। जनरल सी बात है कि अब वेदर इंस्पेक्शन नहीं पड़ रहा है और किसी भी तरीके का आपका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है इसके कंडक्टर्स पे, तो आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो जाती है। इम्प्रूव वोल्टेज रेगुलेशन, मतलब कि जो आपका वोल्टेज ड्रॉप वगैरह हो रहा था वो कम होता है। क्यों कम होता है? ड्यू टू कैपेसिटेंस प्रेजेंस। हाँ, कैपेसिटेंस प्रेजेंट की वजह से कैपेसिटेंस की प्रेजेंस यहाँ पे देखने को मिलती है, क्योंकि जो अंडरग्राउंड केबल्स होती हैं उनमें जो कंडक्टर होते हैं वो काफ़ी एक दूसरे के पास पास रखे होते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, कैपेसिटेंस हमारा यहाँ पे आ जाता है और लीडिंग पावर फैक्टर आपका बढ़ जाता है और वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाता है, वोल्टेज रेगुलेशन या फिर वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाता है आपका। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं इसके? हायर इंसुलेशन कॉस्ट। इंसुलेशन आपको बहुत अच्छा आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर आपके साथ में प्रॉब्लम हो जाएगी। ससेप्टिबल फ्लोडिंग आपको देखने को मिल जाती है, कैन बी डैमेज बाय फ्लोडिंग एंड मे रिक्वायर एक्सक्लेवेशन फॉर रिपेयर्स। मतलब कि अगर आप वायर्स को इंस्टॉल कर रहे हो, इंस्टॉलेशन के टाइम पे अगर मान लो आपने अच्छे से उसको उतारा नहीं वायर को, या फिर उसके रोल को अच्छे से आपने हैंडल नहीं किया है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को
मिल जाएगी, प्रॉब्लम नोटिस करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। लिमिटेड कैपेसिटी फॉर एक्सपेंशन, मतलब कि जनरल सी बात बताया कि अगर 50 किलोमीटर तक ही आपको वायर को इंस्टॉल करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर 500 किलोमीटर की मैं बात करूं इंस्टॉल करने की तो थोड़ा सा आपके लिए रिस्की पड़ जाता है। रिस्की के साथ में आपके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आप उतना 500 किलोमीटर तक की कैसे गड्ढा खोदोगे, कैसे आप डक्टिंग करोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा लिमिटेड एक्सपेंशन है, और साथ में अगर मान लीजिए इन द फ्यूचर आपने 550 किलोमीटर में ही आपने अपने लाइन को बिछा रखा है, अब आप इसको एक्सपेंड करना चाहते हो 50 टू आप 70 जाना चाहते हो, तो इस केस में थोड़ा सा आपको यहाँ पे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, ठीक है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स, हाँ, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स का मतलब क्या है कि जैसे कि सॉइल वगैरह का जो इम्पैक्ट होता है वो आपके कंडक्टर में देखने को मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस होते हैं, इन सबको आपको फेस करना पड़ता है अंडरग्राउंड केबल के सिस्टम पे, ठीक है। अंडरग्राउंड अगर ट्रांसमिशन आप करते हो तो इन केस में आपको ये थोड़े से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। तो जो मैंने टॉपिक लिया था मेथड ऑफ पावर ट्रांसमिशन, उसके मैंने डीप स्टडी आपको करवा दी है, बेस आपके मैंने क्लियर करवा दिया है। आई होप कि आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई हैं। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे साथ में क्लियर कर सकते हो, क्योंकि इस तरीके से मैं आपको सभी चीज़ें बहुत ईजी वे में समझाने वाला हूँ आगे के वीडियोज़ लेक्चर में। तो मेरे साथ में कंटिन्यू बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ये सभी वीडियोज़ आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहें, इसकी आगे की वीडियोज़ वगैरह। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ सके। साथ में अगर आप मेरे साथ में जुड़ना चाहते हो तो आप इलेक्ट्रिकल जिंदगी मेरी वेबसाइट है, उस पर आप विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारा फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे डेली नोट्स, हैंड नोट्स, ई बुक्स, टेक क्विजेज, नॉन टेक क्विजेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे आप जाकर के टॉपिक वाइज अपने क्विज को सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि अंडरग्राउंड केबल पे आपको क्विज सॉल्व करनी है तो इस केस में आप जाओगे अंडरग्राउंड, यहाँ पे सर्च करोगे, इससे रिलेटेड आप क्विज को सॉल्व कर सकते हो। क्विज में जो भी आप सर्च करोगे आपके सामने क्विज आ जाएगी, क्विज को में आप जैसे क्लिक करोगे आपके सामने क्विज स्टार्ट हो जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज है, किसी भी तरीके का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। 20 मिनट आपको मिलेंगे, 23 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। सॉल्व करने के बाद में सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा, आपको उसके बाद में परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। इसको परफॉर्मेंस रिपोर्ट को आप देख सकते हो। अगर आप क्वेश्चन का एनालिसिस करना चाहते हो तो क्वेश्चन का एनालिसिस भी कर सकते हो यहाँ पे आप, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन का एनालिसिस देखने को मिल जाएगा। तो इसको आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड वन लाइनर्स भी आपको मिल जाएंगे। तो वन लाइनर्स को पढ़ के आप अपनी नॉलेज को क्या कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये सभी कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, इसका आप बेनिफिट लीजिएगा। फिर भी कोई सजेशन रहता है मेरे चैनल से रिलेटेड तो आप मेरे को बता सकते हो। अभी तक कि आपने मेरी वीडियो को देखा उसके थैंक यू सो मच। मेरे से किसी भी तरीके की आप कांटेक्ट करना चाहते हो तो इन सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स में कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ सके और मैं नए नए कंटेंट आपके लिए लाता रहूँ। तो चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।